ओम शांति। इस शरीर का नाम डॉक्टर रम्या है। मैं यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल में एज अ फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट डायबिटोलॉजिस्ट के रूप में सेवाएं दे रहे। तो आज हम सभी यहाँ हेल्थ के बारे में जानने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आज हेल्थ के टॉपिक के साथ साथ जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की बीमारी हमारी स्पेशली इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसीलिए हम डायबिटीज़ के ऊपर भी कुछ जानकारी देना चाहते हैं। जैसे अभी गीत में भी सुना है, बाबा हम आत्मा को सींच रहा है ना। आत्मा को बाबा अपनी पालना से उसको भरपूर कर रहा है, फूल जैसा खिला रहा है। तो लेकिन अभी आत्मा के साथ साथ इस कलयुग में शरीर को भी चलाना बहुत ज़रूरी है ना। अगर शरीर ठीक नहीं है, थोड़ा भी अगर बीमारी हो जाती है तो हमारा पूरा अटेंशन कहाँ चला जाता है? शरीर के ऊपर। उस समय योग भी ठीक से नहीं लगता है ना। पूरा अटेंशन शरीर की तरफ चली जाती है। तो इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए बाबा हमको बहुत सारी युक्तियाँ बताते हैं, जैसे कि ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये सभी चीज़ें। लेकिन उसके साथ साथ शरीर को किस तरह से हमको उसको प्रॉपरली रखना है, ठीक तरीके से रखना है, उसकी जानकारी भी उतना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम देखते हैं स्पेशली बीकेएस में कि ज्ञान में चलते चलते थोड़ा शरीर की तरफ थोड़ा ढीलापन आ जाता है, चाहे वो सेवाओं में बिजी हो इसलिए, या फिर सोचते हैं कि ये पुराना शरीर है, इसका क्या करना है अभी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लास्ट तक है, इस शरीर को छोड़ने तक है, तब तक तो स्वस्थ रहना है ना। किसी के ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए। सभी तो वही चाहते हैं कि लास्ट तक मैं किसी से सेवा न लूँ, है ना। सेवा करना है लेकिन सेवा नहीं लेना है, ऐसा उस स्थिति में रहने के लिए पहले से ही हमको अटेंशन में रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम हेल्थी लाइफस्टाइल फॉर हैप्पी लिविंग इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व की स्वास्थ्य का एक बड़ा संस्था है, तो वो हेल्थ के बारे में क्या कहते हैं कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। ओनली फिजिकल हेल्थ इज नॉट हेल्थ। ओनली शारीरिक हेल्थ संपूर्ण स्वस्थ नहीं है। शरीर के साथ मन की तंदुरुस्ती एंड सोशल वेलबींग, सामाजिक तंदुरुस्ती भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ मुझे खांसी जुकाम नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, बीपी, हार्ट अटैक, ये सब कुछ नहीं तो मैं स्वस्थ हूँ, ऐसा नहीं है। फिजिकल के साथ साथ, शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वस्थता भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये साइंटिफिक लोग जो है WHO वाले, वो भी मानते हैं। तो मानसिक तो हम बाबा की ये नॉलेज से हम जानते ही कैसे मन को स्वस्थ रखना है। बाबा जो भी ज्ञान सुनाता है, ड्रिल सिखाते हैं, वो सब किस चीज़ का है? मन को स्वस्थ रखने के लिए, वो तो हम जानते हैं। लेकिन शरीर को भी इतना ही स्वस्थ रखे, उसके लिए क्या करें? तो कुछ वेलनेस टिप्स है, स्वस्थ रखने के जो टिप्स है उसमें पहला है, ये हम इजीली हम याद कर सके, उसके लिए हमने 1 2 3 4 5 इस टेक्निक में बताया है। 1 for 1 hour नो मोबाइल बिफोर बेड। क्योंकि आजकल के ज़माने में डिजिटल ज़्यादा हो गया ना, मोबाइल यूज़ करना। बच्चे भी मतलब सोने तक, बेड में सोने के बाद भी मोबाइल चलाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो नींद की कमी हो जाती है, क्योंकि जैसे पूरा अंधियारा होना चाहिए, हमारी नींद के लिए पूरा अंधियारा होना चाहिए, तभी हमारे शरीर में एक मेलेटोनिन का एक हार्मोन रिलीज होता है जो हमको ईजीली नींद में लेके जाता है। अगर लाइट आ रहा है आँखों के ऊपर तो वो हार्मोन बंद हो जाता है। तो इसीलिए लेट नींद आना, फिर लेट उठना, उठने के बाद भी टायर्डनेस फील होना, तो ये सब चीज़ें होती है। इसीलिए 1 hour बिफोर मोबाइल तो बिल्कुल बंद। अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो या मुरली या कुछ और अच्छे हमारे जो भी मैगजीन्स है वो सब पढ़ सकते हैं, लेकिन मोबाइल नहीं। और वो जो स्क्रीन का जो लाइट होता है वो भी
आंखों के लिए, ब्रेन के लिए बहुत ही नुकसानकारक है। और नाइट में तो वो और ही ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि बाकी एरिया में पूरा अंधेरा होता है। स्पेशली आप लाइट्स ऑफ करके अगर मोबाइल ऑन करेंगे तो पूरा लाइट का फोकस तेज़ी से आपकी आंखों के ऊपर पड़ता है। अभी तो ब्लू लाइट फिल्टर्स ऐसे आ गए हैं मोबाइल में, वो जो रेस है, हानिकारक जो किरणें हैं उसको रोकने के लिए, बट स्टिल वो इतना हमको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। इसलिए बेस्ट है कि 1 घंटा पहले, सोने से पहले मोबाइल यूज़ न करें, जितना हो सके उतना। अगर बहुत इमरजेंसी है तो वो अलग बात है, लेकिन ये एक आदत रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें देख के हमारे परिवार वाले, जो अगर बच्चे हैं तो वो भी फॉलो करते हैं, है ना। नेक्स्ट, 2 टाइम्स बाथ पर डे, मतलब रोज सुबह तो सभी स्नान करते हैं, लेकिन शाम की जो बात है, जो स्नान है, वो सभी इतना फॉलो नहीं करते। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग तो बहुत नियमानुसार फॉलो करते हैं, लेकिन सभी नहीं करते। इससे ये क्यों करना चाहिए? आपके विचार में क्या है, क्यों करना चाहिए? हाँ, और जो भी मिट्टी, धूल होती है शरीर के ऊपर जो पड़ जाता है सारे दिन में, वो भी निकल जाता है। एंड स्नान करने के बाद हमारा एक ऑरा भी क्लीन होता है। जैसे मन क्लीन होता है ना, वैसे शरीर का भी ऑरा क्लीन होता है। इसीलिए एक्चुअली एक मुरली में भी आया था 2 टाइम्स स्नान का। तो इसीलिए जितना हो सके आप 2 बार स्नान करने के, एटलीस्ट अगर आपको इवनिंग में टाइम नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट सोने से पहले तो फिर करना ही है। क्योंकि वो जो भी वाइब्रेशंस होते हैं ना, सारे दिन के वायुमंडल के वाइब्रेशंस जो होते हैं ना, वो सब आधा क्लीन हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट, मेडिटेशन, इसलिए बाबा बोलते हैं सोते समय याद करके सो जाओ। तो ये सभी चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत डिफरेंस करता है। कुछ दिन आप रेगुलर इसको फॉलो करेंगे तो आपको ही इसका फ़ायदा समझ में आ जाता है। नेक्स्ट, 3 डेज ऑफ कार्डियो पर वीक। जो एक्सरसाइज हम बोलते हैं कि करने के लिए, उसमें हार्ट से संबंधित एक्सरसाइज कुछ अलग प्रकार के होते हैं। जैसे वॉकिंग हो गया, कुछ एरोबिक्स हो गए, वो हम अगले कुछ समय के बाद डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली एक्सरसाइज में क्या क्या वेराइटीज़ होते हैं, किस प्रकार के वैरायटी कितना समय करना चाहिए। तो ये जो कार्डियो रिलेटेड है, मतलब हार्ट को तंदुरुस्त रखने वाले जो एक्सरसाइजेस होते हैं, वो हफ्ते में एटलीस्ट 3 दिन होना चाहिए। तो बाकी दिन कुछ और आप वेट लिफ्टिंग या फ्लेक्सिबिलिटी, योगा, आसनास, वो सब कर सकते हैं, लेकिन कार्डियो वाले एटलीस्ट 3 डेज अ वीक करना चाहिए। नेक्स्ट, 4 ब्रेक्स, मतलब जैसे कि हम सुबह से लेके शाम तक सेवाओं में बिजी रहते हैं, चाहे वो लौकिक की सेवा हो सकती है या तो फिर सेंटर की सेवा हो सकती है, बाहर की सेवा, कुछ भी प्रकार की सेवाएं होती है। उसमें बीच बीच में ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। और बाबा भी क्या बोलता है इसके बारे में? बाबा इसके बारे में क्या बोलते हैं? कौन सा नियम है? यस, ट्रैफिक कंट्रोल, है ना। क्यों बाबा ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ऊपर इतना अटेंशन खिंचवाते हैं? क्योंकि मन बिजी है, सुबह से लेकर रात तक बिजी है, उसको ब्रेक चाहिए बीच बीच में। बाबा से शक्ति लेने से वो नेक्स्ट काम इजीली कर सकती है। उसी तरह फिजिकल, ये बॉडी को भी बीच बीच में ब्रेक की ज़रूरत है। स्पेशली जो आईटी फील्ड में रहते हैं, कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, वो भी अगर कंटिन्यूस काम करते रहेंगे बिना ब्रेक के, तो उनका स्पॉन्डिलाइटिस चालू हो जाता है, बैक पेन चालू हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए, प्रिवेंशन के लिए, हमको ये छोटी छोटी ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। मे बी आपके टाइम, आपके शेड्यूल के हिसाब से आप इसको तय कर सकते हैं, जैसे कि 2 घंटे में एक बार लेना है या 3 घंटे में एक बार लेना है, लेकिन लेना तो ज़रूर है। मन के ड्रिल जैसे करेंगे वैसे फिजिकल भी 5 मिनट के लिए तो सही लेना बहुत ज़रूरी है। उस समय उस जो काम आप कर रहे हो उसको छोड़ना है, उसको छोड़ के अलग जगह जा सकते तो चले जाए, जैसे नेक्स्ट कमरे में चले जाए, या कुछ बाहर जाके स्ट्रेचिंग कर ले, या वहीं पर खड़े खड़े होके थोड़ा स्ट्रेचिंग कर ले। करना बहुत ज़रूरी है। ये ब्रेक्स, फिजिकल ब्रेक्स भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब हमारे पूरे दिन के खान पान में एटलीस्ट
5 टाइम्स वेजिटेबल्स या सैलड्स ये आना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जैसे कि समझ लीजिए आप खाने से पहले कुछ सैलड्स इंक्लूड कर दीजिए, जैसे कि खीरा हो गया, टमाटर हो गया, ऐसे खाने से पहले कुछ सैलड्स वेजिटेबल्स इंक्लूड करना है। 3 मील्स तो हम खाते ही है, सुबह, दोपहर और शाम में। उसके साथ अनाज के पहले ये सैलड्स वेजिटेबल्स इंक्लूड करना ज़रूरी है। वो तो 3 बार हो गया। जो 2 बार बीच में है वो है, जैसे कि समझ लीजिए आप 8 बजे नाश्ता करते हैं, 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, और 1 या 2 बजे के आसपास लंच करते, तो बीच में जो गैप आता है ना 11 o'clock 10:30, उस समय 1 या 2 पीस फ्रूट खा सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, क्यों ऐसा करना ज़रूरी है, इसको हम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स बोलते हैं। स्पेशली डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए हम ज़्यादा एडवाइस करते, क्योंकि समझ लीजिए आपने नाश्ता किया 8 साढ़े 8 बजे और फिर चले गए 1 to 2 में आपका लंच में, बीच में क्या हुआ, लंबा गैप गया और आपका बहुत ही ज़्यादा सेवा में है, इधर मेंटली और फिजिकली कुछ भी सेवा आपका ज़्यादा चल रहा है। तो क्या हो जाता है, जैसे लंच टाइम आ जाता है भूख ज़्यादा लगता है। जब भूख ज़्यादा लगता है हम ये नहीं सोचते कि मुझे इतना खाना है, इतना खाना है, उस समय खाना है बस, तो क्या हो जाता है, ज़्यादा खा लेते हैं, है ना। तो उसको क्या हम बोलते हैं, जैसे कि एकदम से उसको बिंज ईटिंग जैसा हो जाता है, एकदम से खाने के ऊपर टूट पड़ गए, ऐसा इतना भूख लग जाता है लंबा गैप देने से। इसलिए बीच में कुछ वहाँ सैलड इंक्लूड कीजिए या तो फ्रूट इंक्लूड कीजिए, कुछ तो बीच में लेंगे, स्पेशली डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए, तो वो हाई शुगर्स जो है स्पाइकिंग नहीं होते। ये तो इन जनरल सभी के लिए भी लागू होता है। एंड सेकेंड, आपका शाम का जो 4 या 5 बजे, इंस्टेड ऑफ चाय के बदले में आप कुछ फ्रूट जूस ले सकते हैं या कुछ सूप ले सकते हैं, वो हेल्दी भी है, शरीर को ताकत भी देती है। चाय और कॉफ़ी में जस्ट थोड़ा समय के लिए आपके मन को या माइंड को स्टिमुलेट करता है, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। इसीलिए इंस्टेड ऑफ दैट आप सूप या वेजिटेबल जूस या तो फिर फ्रूट जूस ऐसा ले सकते हैं। एंड नाइट का तो भोजन, हर मील के पहले अगर आप फाइबर, ये जो वेजिटेबल सैलड्स है हमारे फाइबर होते हैं, तो फाइबर जब पहले अंदर जाता है पेट में, तो वो हाथों को क्लीन करना चालू कर देता है, उसके बाद जो खाना जाता है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है। इसीलिए बोलते हैं कि पहले सैलड्स खाना है। तो 1 for 1 hour नो मोबाइल, 2 for एटलीस्ट 2 times bath per day, 3 for 3 days of cardio exercise per week, and 4 पर एटलीस्ट 4 breaks, फिजिकली ब्रेक लेना चाहिए आपको अपने वर्क से। 5 for 5 servings of fruits and vegetables, उसमें 3 बारी तो हमारे खाने के आगे सैलड्स ले सकते हैं, और बीच में जो 11 o'clock एंड 5 o'clock है वहाँ पे आप फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है 6 hours स्लीप। ये जो स्लीप का जो टाइम ड्यूरेशन में ना बहुत सारी चर्चाएं चलती है, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं 6 घंटे की नींद चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं 7 घंटे की नींद चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि 8 घंटे की नींद चाहिए। ऑन एन एवरेज 6 घंटे का लिया गया है, बट उससे भी ये मायने रखता है कि आप नंबर से ज़्यादा कितना क्वालिटी ऑफ स्लीप में है, वो स्लीप कितनी अच्छी से हुई है, उसका मापदंड है कि आप जब उठते हैं आपको बहुत फ्रेशनेस फील होगी। अगर आप 8 घंटा नहीं 10 घंटा सो गए, लेकिन उठने के बाद आपको लगता है कि अभी भी सोना है, मुझे बहुत थकान लग रही है, मतलब आपका स्लीप प्रॉपर नहीं हुआ है। तो यहाँ नंबर ऑफ आवर्स में ज़्यादा मायना नहीं रखता है, लेकिन आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप, उस क्वालिटी ऑफ, ये एक्चुअली स्लीप टॉपिक ही एक बहुत बड़ा है, एक 3-4 दिन हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन क्रिस्प में यही बता सकते हैं कि सार में, कि आपकी नींद को ठीक रखने के लिए उसके पहले जो हमारा दिनचर्या है, स्पेशली 1 hour बिफोर वाला या 2 hours बिफोर वाला, उस समय जितना हो सके हम हमारी बाहर की एक्टिविटीज़ को कम करते जाए, स्पेशली मोबाइल यूज़ करना कम करते जाए, और कुछ अच्छी चीज़ें जैसे कि कुछ अव्यक्त वाणी पढ़ ले या नेक्स्ट डे की साकार मुरली पढ़ ले। तो जो भी हम इनपुट दे रहे, तो वो इनपुट से हमारी स्लीप की क्वालिटी चेंज होता जाता है। तो इसीलिए ऑन एन एवरेज 6 hours ऑफ स्लीप पर डे रख सकते हैं।
नेक्स्ट है पानी। बहुत सारे लोग स्पेशली ठंडी के सीज़न में या रेनी सीज़न में इन जनरल भी बहुत कम पानी पीते हैं, क्योंकि हमारे हर चीज़, हर सेल में, हर कण को पानी की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर पानी नहीं है, जैसे कि आपने कुछ भी बनाया है उसके बाद उसको क्लीन करना होता है ना, तो वो क्लीनिंग प्रोसेस के लिए पानी की बहुत ज़रूरत है। एटलीस्ट 1 to 2 लीटर्स कम से कम। अगर आपको 2 लीटर तक पहुंच गए, कुछ लोगों को 2 लीटर भी काफ़ी नहीं होते हैं, उनको फिर भी प्यास होता है। वो हर एक का बॉडी का मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत ही हाई रेट में जाता है, तो उन लोगों को 1 लीटर या 2 लीटर एक्स्ट्रा चाहिए होता है। ऑन एन एवरेज एटलीस्ट 1 या 2 लीटर ऑन एन ईजिली कैलकुलेशन। लीटर आप नाप नहीं सकते, इसीलिए हमने ग्लासेस के हिसाब से बतला है कि एटलीस्ट 7 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे। नेक्स्ट है 8 वेज टू डी स्ट्रेस। स्ट्रेस आजकल तो बहुत ही, पहले से भी है लेकिन आजकल और भी ज़्यादा बढ़ रहा है स्ट्रेस। तो डी स्ट्रेस कैसे करें, स्ट्रेस को हम कम कैसे करें, और हमने खुद इसमें फिजिकली इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है वो हमने यूथ में भी बहुत देखा है। क्योंकि जब हम बैंगलोर में प्रैक्टिस करते थे एज अ डायबिटोलॉजिस्ट, जिस एरिया में मैं प्रैक्टिस करती थी वहाँ सारे आईटी कंपनीज थे। तो मेरे पेशेंट्स ऑलमोस्ट 60% मेरे पास जो आते हैं उसमें 60% पेशेंट्स लेस देन 30 ईयर्स थे। 30 ईयर्स आप इमेजिन कर सकते, डायबिटीज 30 ईयर्स के एज या 25 ईयर्स ऑफ एज। क्यों? कारण उनके कभी कभी उनके माता पिता किसी को भी शुगर नहीं है लेकिन इनको आ गया, और उनका क्वेश्चन भी यही रहता है कि हमें क्यों आया जबकि हमारे परिवार में नहीं है। तो फिर मैं उनका हिस्ट्री पूछती हूँ कि आप क्या काम करते हो, आपकी शिफ्ट्स क्या है। तो उसमें पता चल जाता है कि वो 12-1 घंटे तक सोते नहीं है और सुबह भी वापस उठना पड़ता है, नहीं तो फिर सोते ही है 3-4 बजे। तो बहुत ही, और फिर ऐसा नहीं कि एक ही शिफ्ट में है, 1-2 हफ्ते के बाद वापस शिफ्ट चेंज होता है, फिर डे ड्यूटी में आ जाते, फिर नाइट ड्यूटी में जाते। सो प्रॉपर स्लीप नहीं है, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाता है, तो वो बीमारी का जड़ बन जाता है। तो और क्या क्या तरीके हो सकते हैं डिस्ट्रेस का, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है 9000 स्टेप्स। ये हाँ, अभी तो बहुत सारे लोग इसको काउंट करते रहते हैं, वो वॉचेस भी पहनते हैं और देखते हैं कि हमने कितना स्टेप्स किया है। 9 to 10,000 स्टेप्स पर डे इज़ एन एवरेज काउंट। उससे आपको पता चल जाता है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि हम सुबह से लेकर रात तक हम बहुत काम करते हैं, उसी में हमारा हो जाता है। लेकिन वो काम कैसे होता है, आप एक जगह पर रह के कर रहे हैं, है ना। सेवाएं करते हैं, माताएं घर में काम करते हैं, भले करते हैं, सुबह से लेकर रात तक करते हैं, वो सच है। लेकिन फिर भी वहाँ हमारा कैलोरीज बर्न नहीं हो रहा है, क्योंकि आप एक ही जगह पे हो। जब आप चलेंगे तभी तो आपकी कैलोरीज बर्न होगी। सभी तो जिम नहीं जा सकते, एटलीस्ट वॉक तो कर सकते हैं ना। तो इसीलिए ये स्टेप काउंट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है ये दुनिया वाले बोलते हैं कि एटलीस्ट 10 मिनट्स मेडिटेशन, इससे भी बहुत फायदा। वो 10 मिनट्स मेडिटेशन भी कैसा होना चाहिए, पूरा एकाग्रचित होकर के। बाबा भी बोलते हैं ना, अगर आप कंप्लीट एकाग्रता से अगर 1 मिनट भी रहेंगे तो उसका वाइब्रेशंस बहुत ही पावरफुल होता है। तो ये 10 मिनट्स मेडिटेशन जो दुनिया वाले बोलते हैं, ये वो माइंडफुल मेडिटेशन बोलते हैं। मतलब पूरी संपूर्ण एकाग्रता उस मोमेंट में रहना है, उस स्थान पे रहना है। तो उससे भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होता है। तो 6 आवर्स ऑफ स्लीप, 7 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे, 8 वेज ऑफ डिस्ट्रेसिंग, 9000 स्टेप्स एंड 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन। तो अभी हम डिस्ट्रेस का देखेंगे। 8 वेज टू डिस्ट्रेस। पहला है जर्नल राइटिंग। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये आदत है कि हम सोते समय पूरे दिन में क्या क्या हुआ है उसको डायरी में लिखते हैं, पर्सनल डायरी में लिखते हैं। और बाबा इसके लिए क्या बोलते हैं, पोतामेल, चार्ट रखो, हर रोज चार्ट रखो। क्यों? इसका भी साइंटिफिक रीजन है कि आपकी स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं, क्योंकि आप उसको बाहर निकाल रहे ना, नहीं तो फिर वो अंदर ही अंदर दबा हुआ रहता है। और फिर क्या होता है, एक दिन किसी ना किसी व्यक्ति के सामने जाके हम उसको बोल देते हैं।
तो वो व्यक्ति हेल्प भी कर सकता है या तो फैला भी सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं आप मुझे पौता मेल दो, मुझे बताओ सारे दिन का जो जो हुआ है रात को मुझे बताओ, इसीलिए लिखो। ब्रह्मा बाबा भी करते थे, बाबा बोलते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा भी हर रोज रात को सोते समय अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से कचेरी लगाते थे। तो ये सब है मेंटल स्टैमिना को बढ़ाने वाली चीज़ें। डूइंग समथिंग क्रिएटिव, जो आपने अभी तक किया नहीं उसको करना है। जैसे कि अभी तक आपने कुछ पेंटिंग ट्राई नहीं किया है, कुछ लोग होते हैं जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ना उससे कुछ नई नई चीज़ें बना देते हैं, तो वो भी एक तरह की क्रिएटिविटी है। या तो फिर आप कुछ अदर एक्टिविटीज़ जैसे कि प्लांटिंग में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। ऐसा कुछ भी आपको लगता है कि मुझे अलग सा करना है जो अभी तक मैंने किया नहीं, उससे भी बहुत ही फायदा होगा, आपका स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाएंगे। लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक एक थेरेपी है। दुनिया में म्यूजिक को एक थेरेपी के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि म्यूजिक में क्या होता है, मन एकदम शांत हो जाता है, उसी में लीन हो जाता है और जो बाकी थॉट्स है वो कम हो जाते हैं। इसलिए इधर सॉन्ग्स सुनते हैं या साइलेंट म्यूजिक, फ्लूट म्यूजिक, ये सब सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि उस समय हमारी मन कंप्लीटली शांत हो जाती है। नेक्स्ट, एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। ये भी लगता है कि बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन अगर हम इम्प्लीमेंट करना लगेंगे तो बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में जो होते हैं ना वो सब खत्म हो जाते हैं। एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड मतलब हम दूसरों को अपनी क्या बोलते हैं ग्रैटिट्यूड एग्जैक्टली कि हमने अपनी भावनाओं को उनको एक्सप्रेस करें कि आपने जो मेरे लिए किया है वो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, जो मैंने आपसे सीखा है या तो फिर आपसे मैंने ये जो चेंज किया है अपने लाइफ में, इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। हम भले मन ही मन में उसको फील करते हैं, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने से भी ना बहुत ही जो आपस में मतभेद होते हैं या छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं वो सब क्लियर हो जाते हैं। तो ये एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड आपको भी गुड फील देगी, दूसरों को भी मोटिवेशन देगा कि हम भी और सभी लोगों को मतलब बाकी लोगों को भी ऐसा हेल्प करें, उनके लिए भी एक मोटिवेशन बन जाता है। तो एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। नेक्स्ट है प्लेइंग और डांसिंग। ये भी बहुत ही अच्छा वाला डिस्ट्रेसिंग है। बहुत सारे मेरे पहचान वाले वीकेसी है जो इस तरीकों को यूज़ करते हैं। जब भी उनको स्ट्रेस होता है तो वो डांस में चले जाते हैं, मतलब डांस करते हैं। नेक्स्ट है रीड ए बुक। किसी किसी को पढ़ना बहुत पसंद होता है, तो जो मोटिवेशनल बुक्स होते हैं या बाबा की अव्यक्त वाणियाँ हैं, जो दादियों की लिखी हुई बहुत सारे, ज्ञान सरिता, ऐसे बहुत सारे, जगदीश भाई जी की बहुत सारी बुक्स हैं ऐसे, तो वो पढ़ सकते हैं। स्पेंड टाइम इन नेचर, इसका भी बहुत ही वैल्यू है। आजकल इसकी इम्पोर्टेंस सभी को समझ में आ रहा है और इसको बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन इसको और बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। कुछ समय हमको प्रकृति में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस समय हमारी जो रूटीन वाली थिंकिंग पैटर्न होता है ना, वो कुछ समय के लिए शांत हो जाता है, क्योंकि प्रकृति बेहद में रहती है। तो इसीलिए हमारा मन भी बेहद में चला जाता है, हद से निकल जाता है। नेक्स्ट, लर्न टू से नो। कुछ कभी कभी कुछ सिचुएशंस में ऐसे हो जाता है कि कहीं उनके बॉस बहुत ही डिमांडिंग होते हैं और जो जूनियर्स होते हैं वो कर नहीं पाते हैं और बोल भी नहीं सकते कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरा कैपेसिटी नहीं है। फिर वो ही मतलब अपने ऊपर प्रेशर ले लेके वो जैसे कि तैसे करते रहते हैं, लेकिन एक मोमेंट आ जाता है, जैसे कि बैलून, गुब्बारा जो होता है वो फूलता है। कब तक फूलेगा? अगर उसका कैपेसिटी से बाहर गया तो वो फट जाएगा, है ना। तो ऐसा ही स्ट्रेस भी हमको देखना है कि हम कितना उसको टॉलरेट कर रहे, मेरी कैपेसिटी कितनी है। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर बोलना चाहिए कि मेरे से अभी इस समय नहीं हो पाएगा, आई विल ट्राई टू लर्न, और मैं अपने आप को और इम्प्रूव करके फिर इसको करूँगी या करूँगा। ऐसा करके हमको बताना है, उसको दबा के उस स्ट्रेस लेवल्स को बढ़ाना नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और ये दूसरी एक चीज़ है, मैं जस्ट
जस्ट 2 मिनट में इसके ऊपर हाईलाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो बेसिक लाइफ सपोर्ट ये एक चीज़ है जो आइडियली हर एक व्यक्ति को आना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है वो सारी दुनिया में उनके सेंटर्स है जो ये सिखाते हैं। इंडिया में भी बहुत सारे सेंटर्स है। इसमें क्या होता है, बेसिक एक होता है, एडवांस दूसरा होता है। बेसिक लाइफ सपोर्ट में आपको ये सिखाया जाता है कि अगर आपके सामने किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गई या किसी भी व्यक्ति ऐसे रोड में या शॉपिंग मॉल में या कहीं पर भी अचानक से गिर गया, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए? इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सिटीजन, है ना। एज ए सिटीजन हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दूसरों को इमरजेंसी में एटलीस्ट हेल्प कर सके। भले हम मेडिकल प्रोफेशन से नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, पैरामेडिक्स नहीं है, लेकिन एक बेसिक फर्स्ट एड तो कर सकते हैं ना। तो ये वही ये कोर्स होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। ये हर जगह बहुत सारे सेंटर्स में है और ये जो भी इंटरेस्टेड है वो इस कोर्स में एनरोल होकर के सीख सकते हैं। तो इसमें क्या बताया जाता है वो मैं जस्ट ऐसे बहुत ही ब्रीफली इसमें बताई हूँ कि इसमें चेन ऑफ सर्वाइवल होते हैं। जैसे कि आपने कुछ व्यक्ति को देखा कि वो जैसे चलते चलते गिर गए या तो फिर उनको अचानक से हार्ट अटैक जैसा हार्ट पेन होने लगा, तो इमीडिएटली आपको क्या करना है, पहले आपको एक्टिवेट करना है इमरजेंसी, मतलब 108 को कॉल करना है। देन उसके बाद CPR, आप कहीं वीडियोस में देखे होंगे, CPR मतलब छाती के ऊपर ऐसे दबाते हैं ना, पंपिंग करते हैं, तो उसको CPR बोलते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स आते हैं, डिफिब, वो सब। लेकिन एटलीस्ट हमको ये बेसिक तो पता होना चाहिए कि हम क्या करें। तो अगर आप अकेले हैं और आप देखा है कि कोई व्यक्ति लेट मतलब ऐसा गिर गए हैं अचानक से, तो फिर आप क्या करेंगे? पहली बात 108 को कॉल करेंगे, एक्टिवेट द इमरजेंसी सिस्टम। सेकेंड, आपको क्या करना है, वो व्यक्ति के पास जाके आपको देखना है कि वो व्यक्ति होश में है या नहीं है। इवन इससे भी पहले एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है सीन सेफ्टी। मतलब अगर समझ लीजिए एक व्यक्ति ऐसे रोड के बीच में गिर गया, आप सीधा वहीं जाके चालू नहीं करना है, उसको पहले बाजू में लेके आना है, क्योंकि वहाँ व्हीकल्स जाते रहते हैं, तो उनका लाइफ तो डेंजर में है और आपका लाइफ भी आप डेंजर में डालेंगे। तो इसीलिए फ्लाइट में भी क्या बोलते हैं, दूसरों को मास्क लगाने से पहले खुद का मास्क लगाओ, है ना, इमरजेंसी में। तो उसी प्रकार सीन सेफ्टी, जो व्यक्ति जहाँ पर भी गिरा हुआ है उसको पहले सेफ जगह पर लेके जाना है। फिर उसके बाद उसको पूछो कि आप ठीक हो, पूछना है उससे। फिर अगर उस वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो फिर आप उनका पल्स चेक करना है। पल्स चेक करना है, पल्स नहीं है, ब्रीदिंग नहीं है, तो फिर CPR चालू करना है। ये सब प्रॉपरली एक तरीके से आपको सिखाया जाता है वो BLS में। एंड ये एक छोटा सा वीडियो है। हाँ, इसका म्यूट है। तो इसमें ये बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति अचानक से गिर गया है तो आपको पहले क्या करना है, उनका रिस्पॉन्स चेक करना है कि वो पूछ रहे कि आप ठीक हो, आप मेरी बात सुन सकते हो, कि पहले वो पूछना है उनसे। अगर उनके पास कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो इमीडिएटली कॉल द इमरजेंसी 108 हमारे यहाँ पे। तो उसके बाद आप अगर आपके पास कोई और व्यक्ति है हेल्प के लिए तो उनको भी बोल सकते हो कि आप जाके दूसरे किसी नियर बाय मेडिकल वालों को बुला सकते हैं। देन उसके बाद हम देखना है कि उनका अंदर कभी कभी क्या होता है ना, खाते खाते कुछ लोग गिर जाते हैं, तो शायद अंदर कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ खाने की चीज़ें या कुछ चीज़ें अटक गए होंगे, इसलिए भी हो सकता है। तो एक बार क्विकली देख लेना चाहिए कुछ उसके कारण हुआ है क्या। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप पल्स चेक करेंगे एंड उनका सांस चेक करेंगे। सांस का कैसे चेक करेंगे, जैसे हम सांस लेते हैं तो छाती हल्का सा ऊपर नीचे होता रहता है ना, तो वो मूवमेंट नहीं रहेगा उनका।
देन उसके बाद पल्स चेक करेंगे, अगर हमको पल्स भी फील नहीं हो रहा है, ब्रीदिंग भी नहीं दिख रहा है, मतलब वो पेशेंट बहुत ही अनकॉन्शियस स्टेज में चला गया है। जब ये हमारा स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कम होता जाता है तो मतलब हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं दिक्कत में आ गई है। तो नेक्स्ट यहाँ ये बता रहे हैं कि हमको CPR जो है ना वो कैसे करना है। वो हमारे हील ऑफ द हैंड, यहाँ की जगह जो है उस जगह से हमको प्रेशर देना है, और प्रेशर देने समय भी हमारा हाथ बहुत ही स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे बेंड करके नहीं करना है। तो वो स्ट्रेट करके फिर CPR करना है। ये सब चीज़ें वो BLS जो कोर्सेस होते हैं उसमें सिखाते हैं। ये जस्ट मैं ऐसे एक आइडिया के लिए यहाँ बता रही हूँ, क्योंकि ये भी एक चीज़ होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ। तो इसके बाद हम डायबिटीज़ के टॉपिक में आएंगे। तो डायबिटीज़ के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है, क्योंकि आजकल हम इतने सारे केसेस देख रहे कि उनको भी पता नहीं कि उनको शुगर है। और अगर हम प्रिवलेंस देखेंगे, मतलब पूरे दुनिया में कि ऑलमोस्ट 422 मिलियन सारी दुनिया में डायबिटीज़ पेशेंट्स है, उसमें एटलीस्ट 1.5 मिलियन डेथ्स जो है, मृत्यु जो है, वो सिर्फ एंड सिर्फ डायबिटीज़ के कारण हो रहा है। और इंडिया की अगर संख्या हम देखेंगे तो उसमें 77 मिलियन लोग डायबिटीज़ से ऑलरेडी इसमें आ गए हैं, और उसमें भी 25 मिलियन लोग प्री डायबिटीज़ में हैं। प्री डायबिटीज़ मतलब अभी उनको डायबिटीज़ चालू नहीं हुआ है, लेकिन नॉर्मल रेंज में भी शुगर्स नहीं है, बीच लेवल में है, उसको प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट और बहुत ही डायबिटीज़ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहे या मिसिंग पॉइंट कहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिम्टम्स नहीं होते। डायबिटीज़ तो चालू हो जाता है अंदर, लेकिन सिम्टम्स नहीं होते, तो इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाते नहीं चेकिंग के लिए, किसी और चीज़ के लिए जाते हैं, जैसे कि कुछ आई ऑपरेशन करवाना है या कुछ दांत का करवाना है, तब वो लोग शुगर चेक करते हैं एज ए रूटीन, तब पता चलता है कि उनको शुगर है। तो तब तक ऑलरेडी शुगर बॉडी में बढ़ गया हुआ होगा। तो इसीलिए अभी हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे कि कब कब हमको एज ए प्रिवेंशन डायबिटीज़ के लिए चेक करना चाहिए। इसी कारण हमने ग्लोबल हॉस्पिटल में एक डायबिटीज़ होप रिट्रीट का एक कैंप चालू किया है, जो हर महीने हम 4 दिन कैंप करते हैं स्पेशली डायबिटीज़ पेशेंट्स का। और इसमें हमारा मेन थीम है कि 4 बातों पर हमारा ध्यान रहे, जैसे कि एक है डाइट। डायबिटीज़ इज़ नॉट ओनली मेडिसिन कि हमने गोली ले लिया तो फिर हम ये खाते रहेंगे, शुगर कंट्रोल होता जाएगा। मेडिसिन बहुत ही लास्ट स्टेप में आता है। उसका पहला है लाइफस्टाइल, और लाइफस्टाइल में हमारा खान पान, एक्सरसाइज, सो डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशन एंड मेडिटेशन। तो ये 4 हुई बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ टैबलेट खाने से शुगर कंट्रोल में हो जाएगा ये बात नहीं है। हो सकता है स्टार्टिंग स्टेजेस में, लेकिन आगे जा कर के अगर आपकी बाकी 3 चीज़ें प्रॉपर बैलेंस में नहीं है तो आपकी दवाइयाँ कोई काम नहीं करेंगे, और दवाई बढ़ते जाएंगे, इंसुलिन पे चला जाएंगे और वो भी काम नहीं करेगा, उस स्टेज में चले जाते और फिर बोलते हम तो रेगुलर टैबलेट्स लेते हैं, हमारे से ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली ऑन मेडिसिन। मेडिसिन अकेला कुछ नहीं करने वाला है, बाकी सब भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, होलिस्टिक अप्रोच, जैसे कि 4 बातों को मेन फोकस करते हैं, और वो हर महीने में 4 दिन हम पेशेंट्स को हॉस्पिटल में भर्ती करके उनका पूरा चेकअप करवाते हैं, फुल बॉडी चेकअप, काउंसलिंग सेशंस, क्योंकि मैंने बताया ना स्ट्रेस इज़ अ मेजर फैक्टर। तो स्ट्रेस को हम कैसे, स्ट्रेस ही नहीं, क्योंकि किसी जैसे बी केस है उनको इतना कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन क्रेविंग्स भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्रेविंग्स मतलब मीठा खाना नहीं चाहिए, ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है। हम आगे देखेंगे कि मिथ हिंदी में जैसे कि अंधश्रद्धा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ के बारे में लोग
सोचते हैं कि डायबिटीज़ में ऐसा नहीं करना चाहिए, डायबिटीज़ माना ये है, ये बहुत सारे मिथ्स है जो वास्तविक में है नहीं। जैसे कि शुगर नहीं खाना है, ऐसा है ही नहीं। ये मतलब कुछ लोगों का एक्सपीरियंस है, बाकी वो ऐसा स्प्रेड हो गया एंड वो सभी को लागू होता है ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप मतलब आपके लेवल्स के हिसाब से मैं बताऊंगी आपको कब खाना है, कब कौन सा फल खाना है, कब कौन सा स्वीट ले सकते हैं, वो हम अलाउ करते हैं, लेकिन किसको अलाउ करेंगे, कौन से टाइम पे अलाउ करेंगे, वो डिपेंड करता है, वो वेरी करता है। ठीक है, तो अभी हमारा अगला तो अभी नेक्स्ट वीक ही आने वाला है, जुलाई में, जो 11 to 14 है, और नेक्स्ट अगस्त में 8 to 11 है। ऐसा हर महीने 4 days इन हाउस कैंप रहता है, और उसके साथ साथ कुछ फन एक्टिविटीज़ भी होते हैं, जो एक्टिविटीज़ से हम उनको सिखाते हैं, खेल खेल में नॉलेज देना, उस तरह के एक्टिविटीज़ भी हम करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है शरीर के अंदर। जो भी हम खाना खाते हैं वो खाने में 2 प्रकार के होते हैं, उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, जैसे कि अनाज, और दालें हो गए, प्रोटीन्स, फैट हो गए, जैसे कि हमारा घी, तेल, ये सब फैट्स के अंदर आ जाते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो खाने वाले हैं, ये खाने में जो जाते हैं, वो जैसे ही मुंह से अंदर पेट तक जाता है, धीरे धीरे उसका डाइजेशन प्रोसेस चालू हो जाता है। जैसे ही वो ब्रेक होता रहता है, एक कार्बोहाइड्रेट जो होता, अनाज जो होता है, वो ब्रेक होके छोटा सा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, उसी को हम ग्लूकोज बोलते हैं। तो वो ग्लूकोज जो है, यहाँ आप देख सकते हैं, पहले जो खाना हम खा रहे, वो खाने के बाद वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक होके ग्लूकोज बन रहा है। जैसे ही ग्लूकोज बनता है, हमारे शरीर में पैंक्रियास एक ऑर्गन होता है पेट के पास, उससे इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है, हमारी खुद का इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, और वो इंसुलिन जाके उस ग्लूकोज को हजम करता है, ताकत के रूप में कन्वर्ट करता है। तभी हमारा ये जो भी मसल्स हो या पूरा शरीर का जो भी एक्टिविटीज़ हो, वो सब बनते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जो पेट के पीछे, मतलब स्टमक के जस्ट पीछे पैंक्रियास एक ऑर्गन है, वहाँ से ये इंसुलिन का प्रोडक्शन चालू होता है। और इंसुलिन का भी बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि हमने देखा है कि जो हम खाना खा रहे उसको हजम करके वो एनर्जी लेवल में कन्वर्ट करता है, जैसे कि स्टोर कुछ लिवर में स्टोरेज के लिए, इमरजेंसी, जैसे कि आपने एक दिन पूरा खाना नहीं खाए, फास्टिंग रहते 2 दिन 3 दिन, उस समय भी कैसे चल रहा है बॉडी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है, और वो स्टार्विंग के टाइम पे हमें हेल्प करता है। तो डायबिटीज़ का क्या है, डायबिटीज़ होता कैसे है? तो डायबिटीज़ का शब्द जो है ना, मतलब संस्कृत में मधुमेह बोलते हैं, ये तो बहुत सभी जानते हैं। मधुमेह मतलब, क्योंकि इसका फर्स्ट डायग्नोसिस तभी हुआ जब कोई पेशेंट ने जब मतलब यूरिनेशन किया, पेशाब किया, तो वहाँ पूरा चींटियाँ आने लगे। तो तब साइंटिस्ट ने इन्वेस्टिगेशन करने लगे कि ये क्यों हो रहा है, वहाँ पर क्या है कि ये सब जा रहे। तो उन्होंने उस समय देखा कि उसमें शुगर है, तो वो शुगर बॉडी से बाहर निकल रहा है। इतना क्यों निकल रहा है, तो फिर उन्होंने ब्लड में चेक किया, तो पता चला कि ब्लड में भी वो ग्लूकोज लेवल्स ज़्यादा है। तब से ये डायबिटीज़ के ऊपर और भी खोज करने लगे। और ये जो इंग्लिश शब्द है डायबिटीज़ मेलाइटस, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। डायबिटीज़ मतलब साइफन, मतलब उसके थ्रू जा रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे किडनी यूरिनरी सिस्टम के द्वारा बाहर आ रहा है, साइफन। एंड मेलाइटस मीन हनी, वो जो स्वीट रहता है, ग्लूकोज है इसीलिए स्वीट रहता है, इसीलिए इसको डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। एंड जैसे हमने पहले देखा है, पैंक्रियास से जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, उस इंसुलिन से ग्लूकोज की अपटेक हो जाता है, सेल्स में वो ले लेता है। लेकिन डायबिटीज़ क्यों हो रहा है? जो इंसुलिन की रोल है ना, इंसुलिन का ही मेन रोल है पूरे खेल में। वो इंसुलिन अगर आपके शरीर में उत्पत्ति तो हो रहा है, लेकिन काम नहीं कर रहा है, एक चीज़
दूसरी चीज उत्पत्ति ही नहीं हो रही है, दूसरी। तीसरी चीज दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं, मतलब प्रोडक्शन भी कम हो गया और बचा कुचा जो भी है वो भी काम नहीं कर रहा है। तो 3 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स अंदर चल सकते हैं। अगर इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है तो उसको एक प्रकार का डायबिटीज बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे सेल्स है, कण होते हैं, उनके बॉर्डर में जो बॉर्डर्स होते हैं वहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं। तो जो ग्लूकोज का रिसेप्टर है, मतलब एक डोर समझ लीजिए, साधारण भाषा में अगर बोलना है तो एक जैसे डोर्स होते हैं। तो जब ग्लूकोज जाना है तो वो डोर खोलना है। अगर डोर को खोलने का चाबी कौन है? इंसुलिन। अगर इंसुलिन नहीं है तो वो डोर खुलेगा नहीं और ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा, वो शक्ति नहीं बनेगी। टाइप्स ऑफ डायबिटीज जो हमने अभी देखा है कि अगर आपके शरीर में इंसुलिन की उत्पत्ति ही नहीं हो रही है, मतलब उसको टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज में वैरायटीज बता रही हूँ मैं अभी। जो जहाँ पर इंसुलिन की प्रोडक्शन ही नहीं है तो उस कैटेगरी को हम टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में होता है। लेस देन 15 ईयर्स 18 ईयर्स बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा गया है। लेकिन अभी हमने ये भी देखना शुरू किया कि 30 ईयर्स की उम्र वाले कुछ भी फैक्टर से, मैंने अभी लास्ट 1 मंथ में 2 पेशेंट्स को देखा है जो आफ्टर प्रेगनेंसी धीरे धीरे विद इन फ्यू मंथ्स वो टाइप 1 में कन्वर्ट हो गए। तो उस वैरायटी को हम लाडा बोलते हैं, लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज इन अडल्ट्स। सेम टाइप 1 जैसा ही है लेकिन ये अडल्ट्स में है। तो ये भी आजकल बढ़ रहा है। सेकेंड वैरायटी है टाइप 2 डायबिटीज। ये अधिकतर बुजुर्गों में देखा गया है अर्लियर डेज में, पुराने ज़माने में, जैसे कि 50 ईयर्स 60 ईयर्स 70 ईयर्स में देखते थे। लेकिन आजकल तो जैसे हमने एक्सपीरियंस सुनाया है कि 30 ईयर्स 25 ईयर्स वालों को भी ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। एंड मेरे प्रैक्टिस में मैंने सबसे यंगेस्ट टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो 7 साल की बच्ची में देखा है, 7 ईयर्स। यूजुअली 7 ईयर्स में तुरंत हमारा माइंड कहाँ जाता है? टाइप 1 डायबिटीज़ में चला जाता है, एज ग्रुप के हिसाब से अगर देखा जाए तो। बट उस बच्ची को ना इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं हो रही थी, मतलब अगर इंसुलिन हम दे रहे थे ना तो वो लो शुगर में जा रही थी। तो फिर हमने इन्वेस्टिगेट किया क्यों ऐसा हो रहा है। यूजुअली टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत होती है, 3 टाइम देना है, कभी कभी 4 टाइम देना पड़ता है। लेकिन उस बच्ची को हम थोड़ा भी इंसुलिन दे रहे तो वो लो शुगर में जा रही थी। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, इनिशियल स्टेजेस में उनको बाहर से इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनका खुद का इंसुलिन तो है लेकिन 100% काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हम मेडिसिन से क्या करते हैं, उसको 100% मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम काम में आ जाए वो मेडिसिन देते हैं। तो जब हमने उस बच्ची का जो एक जेनेटिक टेस्टिंग होता है तो वो जीन्स का टेस्टिंग जब किया तो उसमें पता चला कि वो टाइप 1 नहीं है, वो टाइप 2 की कैटेगरी में आ रही है। तब हमने मेडिसिन में दवाई का ही लो डोज में चालू किया, देन शी स्टार्टेड इम्प्रूविंग। और तीसरा वैरायटी है जेस्टेशनल, जैसे कि गर्भवती महिलाओं में आता है। ये एक्चुअली प्रेगनेंसी के पहले इनका डायबिटीज़ नहीं रहता है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जैसे कि तीसरे महीने के बाद अगर उनका शुगर लेवल्स बढ़ रहा है, ये क्योंकि प्रेगनेंसी इटसेल्फ एक स्ट्रेस लेवल है बॉडी के लिए एक स्ट्रेस फैक्टर है, क्योंकि दो शरीरों का पालन करना है ना। तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल्स होता है, उसमें भी किसी किसी का शुगर बढ़ जाता है। लेकिन जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी में आता है वो मैक्सिमम आफ्टर डिलीवरी ठीक हो जाता है अपने आप। लेकिन कुछ लोग का चालू रहता है, इवन आफ्टर डिलीवरी भी उनका चालू रहता है। कुछ लोग तुरंत तो ठीक हो जाता है अपने आप, लेकिन 5 साल के बाद या 10 साल के बाद अगर उनका लाइफस्टाइल उन्होंने मेंटेन नहीं किया तो वापस डायबिटीज़ हो जाता है। तो अदर टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ वो जो 3 हमने देखा वो मुख्य है, जो बहुत ज़्यादा संख्या में देखा जाता है। बाकी वैरायटीज़ है मोनोजेनिक डायबिटीज़, ये एक वैरायटी है। लाडा मैंने अभी आपको बताया है। डिजीज ऑफ जो पैंक्रियास है, पैंक्रियास में बीमारी के कारण डायबिटीज़ आ रहा है, जैसे कि पैंक्रियास में कुछ गांठ हो गए,
नहीं तो फिर कुछ अल्कोहल्स में हम देखते हैं जो बहुत दारू पीते हैं ना, उनका पैंक्रियाज का इन्फेक्शन हो जाता है और पैंक्रियाज खराब हो जाते हैं, तब भी वो डायबिटीज़ में चले जाते हैं। एंड कुछ मेडिसिन्स के कारण, जैसे कि कोई पेशेंट है जो कीमोथेरेपी ले रहा है, मतलब किसी और बीमारी के लिए आप दवाइयाँ ले रहे हो जो बहुत स्ट्रांग है और उसका साइड इफ़ेक्ट में आपका शुगर चालू हो गया, तो ये भी हम बहुत काफ़ी देखते हैं, स्पेशली जो कीमोथेरेपी पे है, हाई डोज स्टेरॉइड्स पे है, उन लोगों में होता है। नॉर्मल जो बाकी चीज़ें में लेते, जो नॉर्मल मेडिसिन लेते, उससे नहीं होता है, ये बहुत पावरफुल मेडिसिन से ही होता है। तो पैथोफिजियोलॉजी जो मूल कारण है वो हमने देखा है, इसमें आप इजीली समझ सकते हैं। जैसे कि एक घर है, घर में अगर आप दरवाज़ा खोलना चाहते हैं तो आपको चाबी चाहिए, और यहाँ चाबी क्या है? इंसुलिन। जो इंसुलिन अगर आपका प्रॉपरली प्रोड्यूस हो रहा है, शरीर में उत्पत्ति हो रहा है और काम भी कर रहा है, तो आपका दरवाज़ा खुल जाएगा। अगर आपके शरीर में चाबी की उत्पत्ति ही नहीं है, इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं है, तो क्या हो रहा है? डोर बंद के बंद ही रहेगा। और दूसरा वैरायटी है, चाबी तो बन रहा है लेकिन चाबी अटक गया, काम नहीं कर रहा है, दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, तो वो है टाइप 2 डायबिटीज़। जेस्टेशनल तो हमने देखा है। इंसुलिन रेसिस्टेंस, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमको समझना है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने कुछ खाना खाए है ना, उसके बाद हमारा पैंक्रियास क्या करता है? ग्लूकोज को हजम करने के लिए इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। लेकिन जैसे जैसे हमारे शरीर की एक्टिविटी कम होती जाती है, जैसे कि एक्सरसाइज नहीं करते या फास्ट फूड्स ज़्यादा खाते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ये जब वेस्टर्न लाइफस्टाइल जो हमने अडॉप्ट किया है, उसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर में एक इन्फ्लेमेटरी स्टेज, एक संघर्ष की स्टेज पैदा हो जाता है। उसमें क्या होता है, हमारा खुद का इंसुलिन काम करना बंद कर देता है, प्रॉपरली काम नहीं करता है। उससे क्या होता है, जो ग्लूकोज गया अंदर, खाना खाए, ग्लूकोज गए, लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन रेसिस्टेंस बोलते हैं हम इसको। उससे क्या होता है, हमारे सेल्स को तो खाना चाहिए, फिर इसीलिए जो वो खाना प्रॉपरली सेल्स में नहीं जा रहा है, तो हमारे फीडबैक में ब्रेन में क्या जाता है कि मुझे अभी भूख लग रही है, मुझे अभी खाना चाहिए, क्योंकि जो खाया वो सेल तक गया नहीं है ना। इसलिए फीडबैक में क्या बोल रहा है ब्रेन को कि मुझे खाना चाहिए, वापस जाएंगे, वापस खाएंगे, फिर वापस वो अननेसेसरी फैट में डिपॉजिट हो रहा है, वापस इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ रहा है इंसुलिन का, वापस वो ब्रेन को बता रहा है कि मुझे खाना नहीं मिला, मुझे खाना दो, वापस जाके खाएंगे, तो ये एक साइकिल बन जाता है। तो ये जो इंसुलिन रेसिस्टेंस है, इसको ब्रेक करना बहुत 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 ज़रूरी है। ये तो कुछ मेडिसिन्स है डायबिटीज़ में जो इसको हेल्प करता है इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम करने के लिए। बाकी एक्सरसाइज जो है, ये रिसर्च का हम बता रहे, ऐसे जनरल टॉपिक नहीं है, ये प्रैक्टिकली प्रूव किया गया है कि एक्सरसाइज से इंसुलिन रेसिस्टेंस आधा कम हो जाता है। जो आप दवाइयों से करना चाहते हैं वो आप एक्सरसाइज से इजीली आपका काम हो रहा है, लेकिन हम एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं दे पाते या कुछ और कारण है, मौसम का रीज़न बताते हैं कि ये हुआ वो हुआ। लेकिन अगर आप नेचुरली अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं तो नेचुरल मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, एक्सरसाइज विल ब्रेक द इंसुलिन रेसिस्टेंस। तो वही पैथोफिजियोलॉजी यहाँ वापस बताया गया है। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स, किसको डायबिटीज हो सकता है। एक होता है नॉन मॉडिफाइबल, मतलब हमारे हाथ में वो चीज़ नहीं है। दूसरी होती है मॉडिफाइबल, मतलब हमारे हाथ में है, अगर हम आज भी एक कदम आगे रखेंगे तो हम डायबिटीज़ को रोक सकते हैं। तो नॉन मॉडिफाइबल मतलब जो हमारे हाथ में नहीं है। उसमें क्या होता है, एज फैक्टर, जो 40 इयर्स के बाद है और जिनका पेरेंट्स में डायबिटीज़ है या ग्रैंड पेरेंट्स में डायबिटीज़ है, उनका रिस्क ज़्यादा है। नेक्स्ट है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हो गया। एथनिसिटी, एथनिसिटी आप जिस एरिया में है, स्पेशली एशियन एथनिसिटी, मतलब हमारी इंडिया जो है हाई प्रोन है डायबिटीज़ के लिए। नेक्स्ट इम्पेयर्ड ग्लूकोज, जेस्टेशनल प्रेगनेंसी में,
किसी फीमेल्स को ओवरीज का प्रॉब्लम होता है, पीसीओडी होता है, उससे भी होता है। और बीपी है, क्योंकि बीपी में भी क्या होता है, हमारे बॉडी में एक लेवल का स्ट्रेस लेवल बना रहता है। अगर आपका बीपी कंट्रोल में नहीं है तो, कंट्रोल में है तो इतना रिस्क नहीं, अगर कंट्रोल में नहीं है तो वो एक स्टेट ऑफ इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, उससे फिर वापस डायबिटीज हो सकता है। मॉडिफाइबल, ये जो हमारे हाथ में है, जैसे कि डाइट है ना, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर्स, कूल ड्रिंक्स, ये सब क्या करते हैं, हाई अनसच, ये डाइट के चैप्टर में आएगा। आज हम डाइट के ऊपर इतना नहीं दे रहे, लेकिन कल के क्लास में डाइट के ऊपर भी हम बताएंगे। तो डाइट में जो हमारा बैड फैट है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो हम ले रहे अंदर, उससे भी डायबिटीज होता है। एब्डोमिनल ओबेसिटी, जो हमारा पेट, क्योंकि यूजुअली फॉरेन कंट्रीज में जो डायबिटीज होते हैं ना, वो बहुत मोटे होते हैं, हाँ, लेकिन इंडिया में ये देखा गया है कि जो बहुत ही पतले हैं उनको भी डायबिटीज है। तो रिसर्च किया गया है, ऐसा क्यों? क्योंकि यूजुअली मोटापा में क्या होता है, जो चर्बी एक्स्ट्रा फैट है स्किन के अंदर, वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, वो एक तरह का केमिकल रिएक्शन क्रिएट करता है। डायबिटीज है वो अंडरस्टूड है, बट लीन पेशेंट्स को, इंडिया में लीन होते हुए, पतले पतले होते हुए भी इनको डायबिटीज क्यों हो रहा है, वो रिसर्च किया। तो क्या पता चला उसमें कि जो हमारे एक होता है सबक्यूटेनियस फैट, जो हमारे स्किन के नीचे होता है, उसको सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं, वो दिखता है बाहर। दूसरे प्रकार की फैट है विजरल फैट, मतलब जो हमारे अंदर के अंग है, लिवर, किडनी, पैंक्रियास, हाथे, ये जो अंग है अंदर जो नहीं दिखते, उसके आसपास फैट जाके जमा हो रहा है, उसको हम विजरल ओबेसिटी बोलते हैं। विजरा मतलब अंदर के ऑर्गन्स जो अंदर है, वो वाला फैट इससे भी हानिकारक है। जो स्किन के नीचे फैट है ना, उससे भी हानिकारक जो ऑर्गन्स के इर्द गिर्द जाके जमा हो रहा है, तो फिर ऑर्गन्स के अंदर जाके जमा हो रहा है, वो बहुत ही हानिकारक देखा गया है। तो इसीलिए पतला होने से हम डायबिटीज से मुक्त है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट है कि जो मोटे होते हैं उनको ही डायबिटीज होते हैं। ये वो कॉन्सेप्ट चला गया, क्योंकि अब ये देखा गया कि लीन पर्सन्स में भी डायबिटीज हो रहा है, क्योंकि उनका अंदर जाके डिपॉजिट हो रहा है, वो जो दिखता नहीं है। नेक्स्ट, ओवरवेट एंड फिजिकल इनएक्टिविटी, वो सब हमारे हाथ में है। तो हम BMI हम सभी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम अपना वेट चेक कर सकते हैं, एंड जो हमारा वेट है उसके नीचे हमारा हाइट जो होता है ना, हाइट को स्क्वायर रूट करना है, डबल करके वेट से उसको डिवाइड करना है, तो तब हमारा ये BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स का एक नंबर आता है। आइडियली होना चाहिए नॉर्मल BMI, जैसे कि यहाँ दिखाया गया कि 18.5 टू 24.9, ये रेंज में जब आप अपना हाइट एंड वेट कैलकुलेट करेंगे तो आपका BMI उस रेंज में आना चाहिए। अगर उससे आगे जा रहा है, जैसे कि ओवरवेट या ओबेसिटी कैटेगरी में आ रहा है, मतलब आपका रिस्क का परसेंटेज बढ़ रहा है। और डायबिटीज में क्लासिकल क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, मतलब ज़्यादा प्यास लगती है, ज़्यादा भूख लगती है। ज़्यादा भूख क्यों लगती है, अभी हमने देखा है ना, जो ग्लूकोज अंदर जा रहा है वो काम नहीं कर रहा है, काम में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए वो वापस उनको भूख लगता है। ज़्यादा पानी पीते हैं इसीलिए ज़्यादा पेशाब में भी जाते, वो ग्लूकोज पूरा यूरिन में जा रहा है। और बाकी सिम्टम जैसे कि वेट लॉस, फटीग, मतलब बहुत ही उनको वीकनेस लगेगा, जो घाव हो जाता है वो हील नहीं होता है, टिंगलिंग नमलिंग, मतलब उनको जलन होती है, हाथों में पैरों में जलन होती है, सुन्न हो जाता है, दिखने में प्रॉब्लम होती है, ये सभी चीज़ें। सबसे अगेन मेजर प्रॉब्लम इसमें क्या है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द ऑलरेडी डायबिटिक पर्सन्स को उनको सिम्टम्स एक भी नहीं रहता है, ना उनको कोई दर्द होता है, ना उनको कोई वीकनेस लगती है, कुछ भी नहीं, मतलब अच्छा फील करते हैं। ओनली जनरल चेकअप में उनको पता चलता है कि उनका शुगर 300-400 में चल रहा है। तो वो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एंड इसीलिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखते हैं। डायबिटीज़ को क्यों ट्रीट करना है, ट्रीट नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे साइलेंट किलर की तरह अंदर ही अंदर हमारे ऑर्गन्स को खराब करना चालू कर देता है। इसमें भी मेन है आइज, किडनीज, नर्व्स एंड हार्ट।
और तो फिर नेक्स्ट डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ को हम कैसे उसको डायग्नोस करते हैं? एक ही, अगर आपने रैंडम में आपने शुगर चेक किया तो आपका अगर शुगर 200 से ऊपर चला गया, कभी भी रैंडमली आपने खाना खाया ना खाया, खाने के तुरंत किया, 2 घंटे के बाद किया, कभी भी किया, तुरंत चेक किया और आप अगर शुगर 200 से ऊपर है तो आप डायबिटीज़ के कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर आपका फास्टिंग शुगर 140 के ऊपर है तो आप डायबिटीज़ के कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर 100 से नीचे है फास्टिंग तो नॉर्मल, खाने के बाद 140 के नीचे है तो नॉर्मल, लेकिन इसके बीच में है तो आप प्री डायबिटीज़ में आते हैं। तो इसके विस्तार हम कल के क्लास में और चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम भी हो रहा है। तो कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे डायबिटीज़ का नेक्स्ट क्या है, मतलब कैसे उसका कॉम्प्लिकेशंस क्या है, उसका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट क्या है, एंड डाइट एंड एक्सरसाइज। कल मेनली हम डाइट एंड एक्सरसाइज में फोकस करेंगे, क्योंकि वो हमने इन जनरल भी कवर किया है, डाइट का कॉन्सेप्ट एंड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट। उससे ऐसा नहीं कि ओनली डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए वो फॉलो करना है, वो इन जनरल सभी फॉलो कर सकते हैं। तो डाइट एंड एक्सरसाइज का हम कल लेंगे। कोई भी क्वेश्चंस होता है तो आप कल पूछ सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।